गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में भी अच्छे से समझा था और हमने वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैलकुलेट किया था। उसके साथ में हमने वर्क के बारे में ये भी जाना था कि वर्क जो है बिना डायरेक्शन के इसमें काम चल जाता है, डायरेक्शन लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ स्केलर क्वांटिटी होता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वर्क के लिए एक फॉर्मूला था। वर्क जो होता है वो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस सिचुएशन में जो भी वैल्यू आती है उसी को हम वर्क बोलते हैं और इसका यूनिट या तो न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जूल वर्ड ही यूज़ करते हैं। उसके बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल क्लास में देखा भी हुआ था और उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें मिला भी था करने को, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें भी कुछ भी नहीं करना, सेम तरह का क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। प्रोडक्ट था, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन हाँ, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा अगर किसी के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए करते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। सारी वैल्यूज़ लिखी हुई होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी लिखना होना चाहिए कि डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करना होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। पहले दिखाना होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में हम जो है फर्दर कैलकुलेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वो प्रोसीजर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि चूँकि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आई वुड रादर रिकमेंड यू कि जब भी क्लास कर रहे हो तो साथ में सामने बुक रख लो, अपना अपना साइंस का बुक सामने रख लो और एक कॉपी रख लो साथ में। कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन रास्ते में बीच में आ जा रहा है, तो वहीं पे वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे फिर आगे बढ़ो। ये प्रॉपर वे है करने का, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब आगे हमें पढ़ना था, कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड एज शोन इन फिगर 11.4। 11.4 में दिखा रहा है कि एक कोई बेबी है, वो अपनी तरफ खींच रही है उस टॉय कार को, ठीक है। फिर कह रहा है द बेबी हैज़ exerted a force in the direction of the displacement of the car। तो जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उसी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन सच सिचुएशंस द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट जिधर की तरफ हो रहा है उसी तरफ अगर फोर्स अप्लाई किया गया है तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन होता है उसको हम पॉजिटिव वर्क कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा भी सिचुएशन होता होगा जिसमें हम नेगेटिव वर्क डन भी कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, तो वो करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी और तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और जब वो फोर्स जो है बैलेंस हो जाएंगे दोनों के दोनों फोर्सेस, वैसे ही गाड़ी रुक जाएगी या फिर मूव करनी बंद कर देगी, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन ले सकते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि फोर्स किसी और तरफ अप्लाई हो रहा है और मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F is applied in the opposite direction. That is the angle between the two direction. That is the angle between the two directions is 180 डिग्री। अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो अगर मान लो फोर्स इधर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इधर के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो रहा है, फोर्स ज़्यादा सा लग रहा है, तो अगर मैं दोनों को एक एक्सिस पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो अगर मान लो ये फोर्स है तो दूसरा वाला जो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मान लो ये है,
क्या दोनों के बीच का जो एंगल है वो मुझे साफ साफ ज़ीरो दिखाई दे रहा है? तो यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला सिचुएशन है, दूसरा वाला सिनेरियो है, उसकी बात अगर हम करें तो अगर मान लो फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसको जो है अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी एक वाई एक्सिस पे या किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम डिस्प्ले या फोर्स को अगर हम दिखाते हैं इधर की तरफ से और अगर हम डिस्प्लेसमेंट में दिखाते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मैं अगर इसको ओरिजिन मान लूँ, अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूँ, तो क्या ये 180 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है? ये 180 डिग्री का डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो वही इसमें कहना चाह रहा है कि दैट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 180 डिग्री। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट s. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F into minus s. जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके सामने एक माइनस साइन हम रख देते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। ऑल्दो ये मतलब ऐसे अगर हायर क्लास में जाओगे तो ऐसे नहीं इसको लिखते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी समझ के हिसाब से, तुम्हारे लेवल के हिसाब से, अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे सिंपली दोनों में से किसी एक के सामने माइनस साइन रख देंगे। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि तुम डिस्प्लेसमेंट के सामने माइनस साइन रखो। ये भी सही है, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका सही है और दूसरा वाला भी तरीका सही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये वाला करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, वर्क इज डन बाय द फोर्स exerted by you on the object. The object moves upwards. The force you exerted is in the direction of the displacement. However, there is a force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work? Which one is doing negative work? Give reason. तो ये भी एक एक्टिविटी है जो तुम्हें करना है। एक्टिविटी में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको तुम अपनी तरफ पुल कर रहे हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जिधर की तरफ हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या वो सेम है या अपोजिट है। दूसरा सिचुएशन ये भी है कि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कंसिडर, उसको भी मानेंगे, उसको भी कंसिडर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन, कौन सा वर्क जो डन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ में होगा, कौन सा नेगेटिव साइन के साथ में होगा, इन चीज़ों को तुम्हें बताना है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा टास्क है। ऊपर जो भी डिस्कस किया गया है वो बहुत ही आसान सा है, समझ में आया होगा। ठीक है, इतना ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, याद रहे कि जो भी हमने वर्क अभी तक डिस्कस किया हुआ है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन बारे में बात कर रहे हैं। जिधर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ या तो उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा या फिर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। इसके अलावा तीसरे किसी भी सिचुएशन के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही सिंपल सा है ये चैप्टर। इस पर बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा ही आसान से ये भी कर लोगे। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. तो इस पे भी दो तरह के, इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो इसमें साफ साफ दिया भी हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम निकाल सकते हो। चूँकि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आसान है, ये वाला निकाल लोगे तो दूसरा वाला भी निकाल ही लोगे। ठीक है, तो जो भी अभी तक मैंने टास्क्स दिए हुए हैं, जो भी मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ कि ये चीज़ें कर लेना है, वो चीज़ें करके कमेंट सेक्शन में अपलोड ज़रूर करना है। ठीक है,
क्लियर है? अब देखो इस पे बेस जो है इसमें दो क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए था। एक तो एम की वैल्यू पता चलनी चाहिए थी और एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसको पता है और इससे बेस पूरा का पूरा उसने कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ मास दिया हुआ है, वहाँ पे हम जी की वैल्यू रख सकते हैं। इसमें इन्होंने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा हुआ है, स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन तुम वहाँ पे 9.8 रख सकते हो जो कि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, अब इस पे बेस ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस को हमें करना है और इसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत अगर हो रही हो तो पहले तो खुद से ही एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करनी है, पूरा का पूरा एफ़र्ट्स डालने हैं। उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो या तो अपने फ्रेंड से तुम इस बारे में डिस्कस कर सकते हो या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन, पढ़ा हुआ है, बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। सेकंड, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही आसान है। थर्ड, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, या हो सकता है शायद लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ हो, तो ये भी हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज, अ पेयर ऑफ बुllocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? ठीक है, तो जो प्लाउ होगा उसको पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, उसको पूरा डिस्प्लेस होने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, 15 मीटर उसको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इस पे बेस ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे, कर लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बारे में बात किया है, तो इसमें बस यही एज्यूम कर रहा है कि जो प्लाउ है उसको सिर्फ और सिर्फ सीधा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, जिसकी डिस्टेंस जो है 15 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा अगर जा रहा है तो सीधा सीधा, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोल लो, दोनों की वैल्यू सेम हो। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होना है, दूसरे पॉइंट तक जाना है, वो डिस्प्लेसमेंट पता है और फोर्स पता है, ये दोनों चीज़ें पता है, तो मुझे लगता है कि वर्क निकालना बहुत ही आसान होगा। इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी डायरेक्शन होगा उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ये वापस से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको कर लेना कंप्लीट, और इसको भी कॉपी में लिखना है, अपलोड करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हमें एनर्जी। ठीक है, चलो थैंक यू।